बच्चों, आज हम एक नया अध्याय वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ये हमारे पावर सिस्टम थर्ड E308 के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 है। 5 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। आज हम छठा अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका विषय प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसका थोड़ा सा विषय का परिचय हो जाए। तो वोल्टेज कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। वोल्टेज जब हम कंट्रोल कर पाते हैं तो ही हम सही प्रकार से विद्युत की आपूर्ति करते हैं। इनफैक्ट जो क्वालिटी पावर होती है, क्वालिटी पावर में सभी चीज़ें समाहित होती हैं। जैसे 24 घंटे बिजली मिले, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पूरे वोल्टेज पर बिजली मिले। तो वोल्टेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जब भी हम पावर का जनरेशन करते हैं, उसका ट्रांसमिशन करके उपभोक्ताओं तक बिजली को वितरित करते हैं, उसके अंदर वोल्टेज का पूरा होना आवश्यक है। यदि हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स या भारतीय विद्युत नियम का अध्ययन करें तो इसमें लोअर वोल्टेज या मिडिल वोल्टेज के लिए वोल्टेज की वेरिएशन की लिमिट ±6% दे रखी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे 220 वोल्ट आने हैं तो प्लस माइनस यानी लगभग 205 या 207 से लेके और 235 से ज़्यादा वोल्टेज कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी एलटी साइड में सिंगल फेस का वोल्टेज 205 से कम ना हो और 235 से कभी भी अधिक ना हो। इसी रेंज में वोल्टेज होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि हम एचटी साइड पे देखें, जैसे जो ट्रांसमिशन का वोल्टेज है उसके लिए जो रेंज दे रखी है ±15%, यानी 15% से ज़्यादा या 15% से कम कभी भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए। अब इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसका भी हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे। इसको हम क्यों कंट्रोल करना चाहिए और किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी हम इसी अध्याय में अध्ययन करेंगे। अब पहले हम उन कारणों का विश्लेषण करते हैं जिनके कारण से वोल्टेज में वेरिएशन होता है। जब हम उन कारणों का विश्लेषण कर लेंगे तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि वोल्टेज वेरिएशन को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहला कारण है स्पीड ऑफ अल्टरनेटर। हम एक सूत्र जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो 120f/P होती है, 120f/P। इससे यदि हम फ्रीक्वेंसी का मान निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान हो गया P/N/120, P/N/120। यहाँ N स्पीड है आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट या घूर्णन प्रति मिनट के अंदर इसकी स्पीड है। P नंबर ऑफ पोल्स हैं, पोल्स की ध्रुवों की संख्या है। उसमें यदि हमें 120 का भाग दे दें तो उससे हमारे पास आवृत्ति आ जाती है। तो आवृत्ति का मान हम क्लियर है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी आवृत्ति बढ़ती जाती है, डायरेक्टली समानुपाती होती है। और स्पीड कम होगी तो आवृत्ति भी कम हो जाती है। अब आवृत्ति सीधे सीधे जो वोल्टेज जनरेशन है, ईएमएफ है, उससे सीधा सीधा इस रिलेटेड है। जैसे ईएमएफ जो होता है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू Φ/F/Z, यानी वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के समानुपाती है, वो फ्लक्स के समानुपाती है, फ्लक्स प्रति पोल, और Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स के समानुपाती है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो वोल्टेज जनरेशन भी कम होगा। तो हम और फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा हो गई
तो वोल्टेज भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमारी स्पीड कम है जनरेटर की, तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज जनरेशन कम होगा, यदि क्योंकि स्पीड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ईएमएफ के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे यदि हम फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो ईएमएफ कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि यदि अल्टरनेटर की स्पीड कम हो गई तो हमारा ईएमएफ कम हो जाएगा, और यदि अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ जाएगी तो हमारा ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली स्पीड के साथ इसका सीधा संबंध है। दूसरा संबंध हम निकालते हैं एक्साइटेशन से। आप जानते हैं कि अल्टरनेटर को हमको डीसी सप्लाई देनी पड़ती है, जिसे एक्साइटेशन कहते हैं, और उससे आउटपुट में हमें एसी सप्लाई प्राप्त होती है। तो जब भी हम एक्साइटेशन वोल्टेज चेंज करते हैं तो एक्साइटेशन करंट भी उसके साथ साथ परिवर्तित होती है, उसके साथ साथ चेंज होती है। ये स्वाभाविक सी बात है। यदि हम एक्साइटेशन वोल्टेज, जो डीसी वोल्टेज हम दे रहे हैं, वो अगर चेंज हो गया तो उससे एक्साइटेशन करंट भी चेंज होगी। एक्साइटेशन करंट चेंज होने से फ्लक्स पर पोल का मान भी परिवर्तित होता है। इनफैक्ट फाई का मान आई, जो एक्साइटेशन करंट है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। बेसिकली एक्साइटेशन करंट ही फ्लक्स प्रोड्यूस करने का काम करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक्साइटेशन कम कर दिया तो ईएमएफ भी कम हो जाएगा, एक्साइटेशन बढ़ा दिया तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। सूत्र जो हमने पहले देखा था वही सूत्र इसमें भी देखेंगे कि ईएमएफ पर फेज इक्वल टू 2.22 kp इंटू KD इंटू फाई एफ जेड। तो बाकी सब तो कांस्टेंट है इसमें, यानी ईएमएफ जो है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ कंडक्टर। नंबर ऑफ कंडक्टर भी किसी भी अल्टरनेटर के लिए फिक्स होंगे, तो 2 ही फैक्टर हैं जिनके ऊपर ईएमएफ डिपेंड करेगा, पहला फ्लक्स और दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो हमने दोनों ही पैरामीटर्स को देखा कि यदि हम स्पीड चेंज करेंगे तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ईएमएफ चेंज होगा। दूसरी तरफ अगर हम एक्साइटेशन कम करेंगे तो एक्साइटेशन करंट कम होगी, उससे फ्लक्स पर पोल का मान कम हो जाएगा, उससे ईएमएफ का मान कम हो जाएगा। तो ये 2 पैरामीटर जनरेटर से संबंधित हैं, जिनके कारण की वोल्टेज वेरिएशन होता है। अब तीसरा कारण हम देखते हैं कि यदि लोड में वेरिएशन होता है, सप्लाई से कनेक्टेड लोड में यदि वेरिएशन है, यानी कोई सप्लाई सिस्टम है, उस सप्लाई सिस्टम में जितना लोड कनेक्टेड, ट्रांसफार्मर के थ्रू जितना भी लोड कनेक्टेड है उसकी कुछ प्रतिबाधा होती है। तो जब लोड ज़्यादा होगा तो उस समय में करंट का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का मान बढ़ जाएगा। अब जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो भी लाइन में, ट्रांसफार्मर में, जो भी सीक्वेंस में इम्पीडेंस लगे हुए हैं, प्रतिबाधा लगी हुई है, उसका आई, जब धारा का मान बढ़ रहा है तो आई इंटू जेड का मान भी बढ़ जाएगा। इससे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से जो इक्विपमेंट है जो हमें चलाना है, मोटर है या हमारा बल्ब है या जो हमारी फर्नेस है, हीटर है, जो भी जिस भी इक्विपमेंट को हमें सप्लाई देनी है, उसका मान, उस पर वोल्टेज का मान जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। लोड कम होगा तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। बहुत ही स्पष्ट बात है कि जब प्रतिबाधा तो निश्चित है, जो वायर्स हैं, जो केबल्स हैं, जो ओवरहेड कंडक्टर्स हैं, उन कंडक्टर्स की प्रतिबाधा निश्चित है। अब यदि धारा का मान बढ़ता है, और निश्चित रूप से जब भार बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, तो धारा का मान बढ़ने से उसमें I इंटू
जेड, इसका मान भी बढ़ता जाएगा। यानी उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होना है, जो विभवपात होना है, वो विभवपात भी बढ़ता जाएगा। विभवपात अगर बढ़ गया तो निश्चित रूप से जो जिस इक्विपमेंट को हमें सप्लाई देनी है उस वहाँ तक हमारा वोल्टेज कम पहुँचेगा। तो लोड बढ़ने से वोल्टेज कम हो जाता है, लोड कम होने से वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ये एक तीसरा कारण है जिसके कारण कि वोल्टेज में वेरिएशन होता है। चौथा है पावर फैक्टर में वेरिएशन। हम जानते हैं कि यदि पावर फैक्टर कहीं पर कम हो गया तो धारा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि सीधा सा सूत्र है P इज़ प्रोपोर्शनल टू VI cos phi। सिंगल फेज के लिए ये होता है और 3 फेज के लिए √3 cos phi होता है। तो बेसिकली जो पावर है ये वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। यदि हम इसमें I का मान निकालेंगे तो I बराबर P अपॉन V cos phi। इसका मतलब ये है कि यदि पावर फैक्टर कम हो गया तो निश्चित रूप से धारा का मान बढ़ जाएगा, और पावर फैक्टर यदि अधिक हो गया या उच्च पावर शक्ति गुणांक है तो उस समय धारा का मान कम हो जाएगा। तो धारा का मान जब बढ़ जाएगा तो जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा था, यहाँ भी यदि धारा का मान बढ़ेगा तो विभवपात भी बढ़ जाएगा। तो जो जिस इक्विपमेंट को हमें सप्लाई पहुँचानी है वो वहाँ तक वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, अगर पावर फैक्टर ख़राब हो गया, पुअर हो गया, तो वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। तो वोल्टेज का मान पावर फैक्टर पर भी निर्भर करता है। तो हमने ये 4 कारण देखे जिनके कारण वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता रहता है। अब वोल्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है किसी भी सप्लाई सिस्टम के अंदर। जैसे यदि हम देखें कि किसी बल्ब को यदि 6% कम वोल्टेज दिया जाए, यानी जो रेंज दे रखी है एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रूल्स, जो रेंज है उस रेंज के लोअर एंड पे यानी 6% यदि कम वोल्टेज दिया जाए तो उससे बल्ब की रोशनी लगभग 20% कम हो जाती है। यानी जितनी हमें रोशनी मिलनी थी 6% से 6% यदि हमने वोल्टेज कम दिया तो उससे बल्ब 20% कम रोशनी देगा। दूसरी तरफ यदि हमने मान लीजिए कि 6% अधिक वोल्टेज दे दिया, यदि हमने 6% अधिक वोल्टेज दे दिया तो ऐसी स्थिति में उसकी बल्ब की लाइफ लगभग 50% कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए वो बल्ब 1000 घंटे चलना था और आप लगातार उसको 6% अधिक वोल्टेज दिए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो बल्ब अगर 1000 घंटे चलना था तो अब 500 घंटे ही चलेगा, 2000 घंटे चलना था तो अब 1000 घंटे ही चलेगा। तो उसकी लाइफ जो है 50% ही रह जाती है। दूसरी तरफ हमारे इंडक्शन मोटर जो होती हैं, इंडक्शन मोटर में यदि वोल्टेज का मान अधिक है तो उससे जो मोटर है वो सैचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट उसमें चालू हो जाता है। यानी वो जो मैग्नेटिज्म है उसका उस सैचुरेशन लिमिट तक आ जाता है, यानी संतृप्त चुंबकीय परिपथ तक ये पहुंच जाता है। चुंबकीय धारा अधिक होने से इसमें ऊष्मा अधिक यानी गर्म मोटर ज़्यादा होने लगेगी। इससे क्या होगा कि मोटर का ओवरऑल पावर फैक्टर कम हो जाएगा। तो वोल्टेज जैसे ही हमने एक लिमिट से ज़्यादा दिया वैसे ही मोटर की हीटिंग बढ़ जाएगी। मोटर की हीटिंग बढ़ने के साथ साथ उसका पावर फैक्टर भी पुअर हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि मान लीजिए वोल्टेज हमने कम दिया तो वोल्टेज यदि कम देंगे तो टॉर्क ही कम प्रोड्यूस होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो टॉर्क है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मान लीजिए वोल्टेज आधा कर दिया तो उसमें टॉर्क तो 1/4 ही रह जाएगा। तो
जैसे जैसे वोल्टेज कम करते जाएंगे वैसे वैसे टॉर्क कम होते जाएगा। तो वोल्टेज का अधिक होना भी नुकसानदायक है, वोल्टेज का कम होना भी नुकसानदायक है। उसी प्रकार से जैसे हमने इंडक्शन मोटर का केस देखा, उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर की स्थिति में भी वोल्टेज जब अधिक होता है तो हीटिंग ज़्यादा होती है, पावर फैक्टर पुअर हो जाता है। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में वोल्टेज का प्रभाव एक ही तरह का होता है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है और वोल्टेज का वेरिएशन न्यूनतम होना चाहिए। तो ये आज हमने इस विषय को समझने का कोशिश की कि वोल्टेज का कंट्रोल क्यों आवश्यक है। अब ये कैसे करते हैं, ये हम अगले वाले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।